हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड का 2025 का फिजिक्स का पेपर। इसमें एक सवाल बोनस भी होना चाहिए जो अभी हम देखेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। ये अपने पास सेट है 346JU, इसको अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास ये रहा पहला पेज। अगर आप इस पेज के क्वेश्चन देखें तो पहला सवाल क्या पूछ रहा है भाई? पहला सवाल पूछ रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर क्यों आवेश रखा गया है। तो एक बेलनाकार बर्तन लेके देखते हैं। मान लीजिए कि इस तरह का एक बेलनाकार बर्तन अपने पास है। ये जो सिरा है ये इसका खुला सिरा है। यहां जो सिरा है ये खुला सिरा है और ये जो सिरा है ये वाला मान लीजिए इसका बंद सिरा है। यहां से बंद है बेलन। अब आपने यहां एक बिंदु आवेश क्यों रखना है? तो ये रहा भाई बिंदु आवेश क्यों खुले सिरे के केंद्र पर। तो ये क्यों आवेश तो खुले हिस्से में रखा गया है और गॉस लॉ लगाने के लिए हमें ऐसा पृष्ठ चाहिए जो आवेश को पूर्णतः घेर लेता हो, यानी कि आवेश उस पृष्ठ में पूर्णतः परिबद्ध हो जाए। तो एक काम किया जा सकता है, क्या हम इसी सिलेंडर को वापस उल्टा करके नीचे लगा दें? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इसी सिलेंडर को ऐसे उल्टा किया, इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए ये वाला उल्टा किया और यहां नीचे लगा दिया ऐसे, तो क्या अब ये दो सिलेंडर मिलके, जैसे आप समझिए ग्लास है, एक ग्लास का ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ है, उसके ऊपर आपने दूसरा ग्लास और रख दिया वैसा का वैसा, और वहां केंद्र पर आवेश रखा है, तो वो आवेश दोनों ग्लास द्वारा परिबद्ध हो चुका है। अगर आवेश परिबद्ध हो चुका है तो इसका मतलब यह है कि दो बेलन से कुल फ्लक्स कितना होगा? बहुत ही सरल है, आप बता सकते हैं गॉस के नियम से। दो बेलन से कुल फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दो बेलन ने मिलकर Q आवेश को परिबद्ध कर रखा है। तो एक बेलन से कितना फ्लक्स होगा फिर? ये तो बहुत ही सिंपल बात है। दो बेलन से अगर इतना है तो एक बेलन से जो फ्लक्स आएगा वो आएगा इसका आधा, हाफ ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अपना उत्तर होना था Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये है आपका आंसर। आ गई ये बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित किया गया है, उत्तर दिशा की ओर वो विक्षेपित हो जाता है और उसको पूर्व दिशा में फेंका गया था, इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित किया गया था। तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वाले सवाल पे ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है। इसको साइड में रख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का क पार्ट हल हो गया। अब ख पार्ट पे बात करते हैं अपन। मान लीजिए कि इस तरह आप दिशाएं बनाएं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित किया गया है पूर्व दिशा की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन को पूर्व दिशा में वेग दे देते हैं भाई। तो इलेक्ट्रॉन का वेग v आपने ऐसे दिखा दिया है। अब इलेक्ट्रॉन जो विक्षेपित हो रहा है वो दिशा दे रखी है उत्तर दिशा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मुड़ा, तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगा होगा, चुंबकीय बल, वो इस तरफ रहा होगा, उत्तर दिशा की तरफ। अब हम यहां काम में लेंगे F चुंबकीय, F मैग्नेटिक इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इससे हमारा उत्तर बिल्कुल सही आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने B बाहर की तरफ मान रखा हो, इस बोर्ड के तल से बाहर आता हुआ B हमने अगर माना हो, तो उसको मैं ऐसा दिखा देता हूं डॉट से कि B ऐसा है। अब जरा सबसे पहले तो V क्रॉस B करें राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड रूल से V क्रॉस B करने के लिए क्या V इधर की तरफ है, ये रहा आपके राइट हैंड की उंगलियां V की तरफ, फिर अंगुलियां मुड़नी चाहिए B की तरफ, और B हमने कहां मान रखा है, बाहर की तरफ, तो अंगुलियां मुड़ गई B की तरफ। तो V क्रॉस B की दिशा आई ऐसे नीचे। अब यहां जो आवेश है वो आवेश ऋणात्मक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, तो आवेश -E रखेंगे अपन। V क्रॉस B की दिशा नीचे आई और आवेश का चिन्ह ऋणात्मक होने के कारण वो दिशा कहां आएगी, ऊपर। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो रही होगी वो इस तल के लंबवत ऐसे रही होगी बाहर की ओर। यानी कि बताइए इसका उत्तर क्या लिखना चाहिए?
तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के पथ में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को रखा है, इलेक्ट्रॉन गति करना आरंभ करेगा किस दिशा में? तो दे रखा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के तल में तथा तरंग संचरण की दिशा में। इसमें आपको फिर से यह वाला सूत्र इस्तेमाल करना होगा, क्यू वी क्रॉस बी वाला। इलेक्ट्रॉन गति करना आरंभ कर रहा है, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग 0 है, तो v0 ले लेंगे। v0 ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल तो 0 है। अब इलेक्ट्रॉन पर लगेगा खाली वैद्युत बल, और इलेक्ट्रॉन पर जो वैद्युत बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। वो ऑप्शन यहां दे नहीं रखा है, इसलिए ये सवाल बोनस होना चाहिए, इसमें मार्क्स मिलने चाहिए सबको। अगला सवाल कहता है एक द्विउत्तल लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो है वो r है, म्यू इसका दे रखा है, और आपको इसकी फोकस दूरी पता करनी है। इस पे इधर से प्रकाश आपतित करवाया आपने, तो यहां वक्रता त्रिज्या r है, यहां पर भी वक्रता त्रिज्या r है। इसका म्यू आपको दे रखा है 1.5। बाहर आपको हवा माननी है, यानी कि बाहर म्यू आपको कितना लेना है 1। यहां तक तो सारी चीजें ठीक है। इसके बाद हमें सूत्र पता है 1/f इज इक्वल टू, आप रखेंगे म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग, इसके आसपास का जो भी म्यू है, इसके परिवेश का जो भी म्यू है -1, देन 1/r1 -1/r2। सूत्र में बस मान ही रखने हैं। तो 1/f की गणना करने के लिए म्यू लेंस का अपवर्तनांक हमें दिया गया है 1.5, सराउंडिंग का अपवर्तनांक हमें दिया गया है 1 -1 1/। अब देखिए प्रकाश इधर जा रहा है, और ये वाला पृष्ठ, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। ये वाला पृष्ठ अगर अपन ध्यान दें तो किसी ऐसे गोले का भाग होगा जिसका केंद्र यहां कहीं आएगा। तो जब आप R मापेंगे तो वो R आने वाला है धनात्मक, यानी कि पहले जो R1 रखना है वो तो धनात्मक रखना है R आपको, -1/। अब R2 की बात कर लेते हैं। तो इसकी गणना करने के लिए भाई आप ये वाला जो पृष्ठ है ये मानेंगे कि इधर किसी गोले का भाग रहा होगा, प्रकाश उधर जा रहा है, और वक्रता त्रिज्या मापने के लिए आपको उल्टा चलना पड़ेगा, यानी कि आपको R लेना पड़ेगा इस बार ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो यहां वाला जो R आएगा वो माइनस चिन्ह के साथ आएगा भाई। अब तो सिंपल सी गणित है, 1/f इज इक्वल टू 1.5 में से 1 यानी कि हाफ बचा है, यहां 0.5 बचा है, और यहां बचा है 1/r प्लस 1/r। 1/r प्लस 1/r को क्या रख दें भाई, क्या ये 2/r हो गया? दो बार ही तो है ये पद, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो आपके पास f की वैल्यू कितनी आ गई? f की वैल्यू आ गई आपके पास r के बराबर। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? ये रहा, ऐसा ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत के लिए शिखर विभव V0 होगा √2 ऑफ Vrms। जो ये 220 वोल्ट दिया गया है ये RMS मान दिया गया है, वर्ग माध्य मूल मान दिया गया है, तो √2 इंटू आपको करना पड़ेगा 220 वोल्ट। ये एनसीईआरटी किताब में भी दे रखा है डायरेक्ट, तो ये लगभग इतना आएगा 310 वोल्ट के आसपास। शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित करने पर, यानी कि उसमें डोपिंग करने पर, P या N प्रकार का अर्धचालक बनाने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है। चालकता बढ़ती है क्योंकि डोपिंग के कारण आपको और आवेशवाहक मिलते हैं, या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं या एक्स्ट्रा होल मिलते हैं, तो चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बात पूछी है विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। देखिए हम जानते हैं R बराबर ρL/A, रो है विशिष्ट प्रतिरोध। आप रो बराबर क्या लिखेंगे? RA/L। अब तो आप जानते हैं R को मापते हैं ओम में, इसका मात्रक ओम है, क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक है मीटर, ये गया, यानी कि रो की SI इकाई जो आएगी वो आएगी ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, अगला सवाल ख वाला हिस्सा।
ख वाला हिस्सा कहता है कि धनात्मक z अक्ष में एक लंबा तार रखा गया है जिसमें 10 एंपियर की धारा है। तो एक्स वाई जेड अक्ष माननी पड़ेगी भाई इस बार अपने को। ये एक्स है, ये मान लीजिए वाई, और यहां बाहर की तरफ आ रही है जेड अक्ष, और धारा भी इधर ही है ना। धनात्मक जेड अक्ष पर एक लंबा तार रखा गया जिसमें धारा दी गई है 10 एंपियर की। अब इन्होंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है किसी ऐसे बिंदु पर जो मूल बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर हो। तो यहां से ये कोई पॉइंट ले लिया आपने P, जिसकी दूरी है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। इस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है। B का सूत्र क्या है भाई, सबको याद ही होगा। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। म्यू नॉट की जगह रखा आपने 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। आई की जगह रख दिया आपने 10 डिवाइडेड बाय 2 पाई। आर की जगह आपको रखना है 1/10। ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां देखें क्या क्या कैंसिल करवा सकते हैं। 4 पाई और 2 पाई कैंसिल करवाएं तो ऊपर आपके पास एक 2 बच रहा है यहां पर, ठीक है। इसके बाद ये 10 भी जाएगा ऊपर। बट्टे के बटा में जो राशि होती है वो आप ऊपर ले लेते हैं, सिंपल सी गणित है। तो अब अपने पास बचा क्या, 2 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू यहां 100 हो जाएगा, ये 10 ऊपर जाके, यानी कि बचा 2 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला। 2 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला। तो इसका उत्तर हमें पता चल गया। मैं यहां लिख भी देता हूं, इसका उत्तर आएगा 2 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला। यहां तक कोई भी डाउट हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल पूछ रहा है लेंज का नियम। ये हम सब ने थ्योरी में पढ़ रखा है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, यह भी आपने ऑप्टिक्स में ढंग से पढ़ रखा है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन कर रहा हो और यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो प्रकाश पुनः सघन माध्यम में लौट आता है। यही परिघटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। कार्यफलन की परिभाषा भी बहुत आसान सी है। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ती है, जितनी न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक है, वही उस धातु का क्या कहलाता है, कार्यफलन। फिर कह रहे हैं कि फोटोन की ऊर्जा और इनमें संबंध लिख दीजिए। ये तो बहुत ही सरल सा फॉर्मूला है, E बराबर hc बाय लैम्डा। खत्म सवाल। अब यही सवाल वापस इंग्लिश में आ गए हैं। चलिए तो बढ़ते हैं बच्चों इससे आगे। यहां तक कोई भी डाउट हो तो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, अपन उसको डिस्कस कर लेंगे फिर से। अगला सवाल, उपयुक्त परिपथीय आरेख खींचकर वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, डायरेक्ट वही लिखने हैं, और कोई सर्किट डायग्राम आप अपने मन से बना सकते हैं। प्रिज्म के लिए आई वर्सेस डेल्टा का ग्राफ खींचिए। तो ये तो बहुत ही सरल सा ग्राफ है। डेल वर्सेस आई का ग्राफ आपकी किताब में भी दे रखा है, कुछ इस तरह का वक्र बनता है, और यहां डेल की न्यूनतम वैल्यू आती है, विचलन का न्यूनतम मान आया करता है। नाभिकीय संलयन की व्याख्या कीजिए। हल्के नाभिक जब मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो वो प्रक्रम क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन, और इसमें ऊर्जा मुक्त हुआ करती है। जैसे तारों में, सितारों में, सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है, जहां से हमें ऊर्जा मिल रही है, उसके पीछे जो प्रक्रम है वो है नाभिकीय संलयन। चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बैटरी से धारा ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दें आप, यहां पर ये तो है धनात्मक सिरा बैटरी का, ये है ऋणात्मक सिरा। अब डायोड के लिए लिखें तो ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, और यहां है N और यहां है P। डायोड का P जब धनात्मक सिरे से जुड़ा हो तो वो डायोड होता है अग्रबायस में, और अग्रबायस में आदर्श डायोड एक तार की भांति व्यवहार करता है। यानी कि ये दोनों डायोड तो अब आप बना सकते हैं सिंपल एक तार। काले कलर से बना दूं, इसको एक सिंपल तार बना दिया क्योंकि ये अग्रबायस, इसको एक सिंपल तार बना दिया क्योंकि ये अग्रबायस है।
ये डायोड पश्च बायस में है। पश्च बायस वाला आदर्श डायोड खुले परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। खुले परिपथ की भांति व्यवहार करेगा तो फिर इसको खोल दिया जाए, गायब कर देते हैं इसको। ये परिपथ खोल दिया। अब चूंकि यहां परिपथ खुला है तो 2 ओम प्रतिरोध में धारा का मान आएगा 0। तो चलिए धारा निकालते हैं। धारा का मान आएगा 10 बटा ये तुल्य जो प्रतिरोध आएगा 6 और 3 अब समांतर में है तो 6 × 3 अपॉन 6 + 3 एम्पियर। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? तो आपके पास धारा का मान I बराबर कितना आ गया? 6 × 3 18/9, यानी कि यह पद बना 2, 10/2 तो 5 एम्पियर। तो बैटरी जो धारा इस सर्किट को प्रदान कर रही है वो है 5 एम्पियर। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है गाउस का नियम लिखिए। सीधा सीधा एनसीईआरटी से सवाल है। और फिर किसी लंबे धारावाही तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न करना है, यानी कि λ/2πε0 r वाला व्युत्पन्न है। यह आप डायरेक्ट अपनी बुक से कर सकते हैं। गाउस का नियम यह कहता है किसी बंद पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स होता है 1/ε0 इंटू पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। दर्शाए गए चित्र में 2 ओम तथा 10 ओम के प्रतिरोधकों में प्रवाहित धारा बतानी है और संधारित्र पर आवेश बताना है। यह जो सवाल हमसे पूछा गया है यह तब पूछा गया है जब संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो गया है, 100% चार्ज हो गया है, यानी कि इस परिपथ में तो अब धारा होगी ही नहीं। तो इस 10 ओम से अगर आपसे कोई पूछे तो I बराबर 0। अच्छा, मैं फिर आपका ध्यान यहां आकर्षित करना चाहूंगा। प्रवाहित धारा शब्द लिखा है, धारा प्रवाहित नहीं होती है। नदी में पानी प्रवाहित होता है, पानी के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा नहीं प्रवाहित होती है, नदी में पानी प्रवाहित होता है। परिपथ में धारा नहीं प्रवाहित होती है, परिपथ में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। पर अब ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में ये आ गई ये बात। खैर, अब चूंकि ये संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो चुका है तो ये और आवेश लेगा नहीं, इसका पेट तो भर गया, इसको जितना खाना खाना था इसने खा लिया, अब ये और नहीं खा सकता, तो यहां आवेश आ ही नहीं सकता इस ब्रांच के अंदर। अब ये जो 2 वोल्ट की बैटरी है इसके लिए अगर आप धारा I की गणना करना चाहें तो I बराबर आएगा V/R, और कुल प्रतिरोध आप देख सकते हैं 2 ओम और 8 ओम श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि एक ही पास बचा। I यहां से ऐसे 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 ही तो दिखाएंगे आप, ये पूरे पास में एक ही धारा जा रही है तो 2/2 + 8 एम्पियर। ठीक है। एम्पियर के नियम से लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताइए। सीधा एनसीईआरटी से डेरिवेशन है, अगर आपको याद आ रहा हो तो μ0 Ni वाला एक बार बुक देख सकते हैं इसके लिए। तो 1 मीटर लंबी धातु की छड़ को इतने ओमेगा से आपने घुमाया और सवाल पूछ रहा है कि वलय तथा अक्ष के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, यानी कि ईएमएफ बतानी है भैया हमें। तो ईएमएफ का तो फॉर्मूला आपको पता है, ½ B ω/L² या रेडियस स्क्वायर या जो भी। क्या इसमें B दे रखा है भाई? दे रखा है 0.5 टेस्ला का, तो ½ × 0.5। क्या ओमेगा दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, 400 रेडियन प्रति सेकंड। तो यहां रखा आपने 400 रेडियन प्रति सेकंड इंटू L, L तो 1 है। ये गणना करें तो इससे जो कुछ आपको मिलेगा वो वोल्ट में मिल जाएगा। ठीक है। पतले लेंसों के लिए लेंस मेकर सूत्र, अगेन एनसीईआरटी का डेरिवेशन है। ये कहते हैं कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो भाई त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र अगर आपने ये पढ़ रखा है गैल्वेनोमीटर का विवरण, त्रिज्य इसलिए बोलते हैं इस चुंबकीय क्षेत्र को क्योंकि ये कोण कितना है 90 डिग्री, ये कोण है 90 डिग्री। ठीक है। चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत समझाइए, एनसीईआरटी में दे रखा है। अगला, प्रत्यावर्ती शिखर धारा का मान, ये वाला सवाल देखते हैं भाई। शिखर मान इतना है, आवृत्ति इतनी है, 2 चक्रों को धारा समय ग्राफ में दिखाइए। तो ये तो बहुत ही सरल बात है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए आप ज्यावक्रीय यहां बना दें इस तरह का, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा भाई, 2 चक्र दिखाने थे हमें, तो 2 चक्र दिखा देते हैं इसको आगे बढ़ा के।
यहां तक बढ़ा लिया आपने, ये दिखा दिए भाई 2 चक्र, इधर टी ले लिया। ये कह रहे हैं कि इसका शिखर मान इतना है, तो शिखर मान यहां दिखा दीजिए 14.14 एम्पियर। ठीक है, ये इसका एक आवर्तकाल पूरा हुआ, टी समय, यहां समय हुआ है 2t। अब ये कह रहे हैं कि शून्य से शिखर मान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। तो भाई धारा का शून्य मान तो यहां है, ये रहा, और ये रहा शिखर मान। तो शून्य से शिखर मान प्राप्त करने में क्या t/4 समय उपयोग में आएगा? ये भी t/4 है, ये भी t/4 है, यहां तक t/4 है, फिर यहां t/4 है, तो t/4 समय ही आपका उत्तर है। t/4 की गणना बड़ी आसान सी है, t होता है आपका 2π/ω, तो 2π/ω शायद इन्होंने दे रखा है, निकल आएगा। आवृत्ति 50 दे रखी है, तो ओमेगा को रखेंगे आप 2π × 50, तो यानी कि t तो आ गया आपका 1/50 सेकंड। अब आपका जो उत्तर है वो है t/4। उत्तर यहां लिखता हूं, आपका उत्तर है t/4 यानी कि 1/50 × 4 सेकंड, यानी कि 1/200 सेकंड। मैं उम्मीद करता हूं आप यही उत्तर लिख के आए होंगे। देखिए अथवा वाला सवाल क्या कहता है, E0 है 150 न्यूटन प्रति कूलाम और आवृत्ति दे रखी है 50 मेगाहर्ट्ज और B0 पूछा है। आपको अगर याद हो तो E0/B0 क्या बराबर C हुआ करता था। इसमें से E0 दे रखा है 150 न्यूटन प्रति कूलाम, B0 पता नहीं है, C होता है 3 × 10⁸। तो B0 आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, टेस्ला में कुछ मान आ जाएगा। अगला पूछा है ओमेगा बताइए। ओमेगा का सूत्र लिखा आपने 2π न्यू, तो ये आ गया 2π × 50 × 10⁶। इससे ओमेगा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही इकाई आपको लिखनी पड़ेगी, तो आप चाहें तो यहां इसके साथ इसका प्रॉपर मात्रक भी लिख दें, रेडियन प्रति सेकंड। तरंग दैर्ध्य लैम्डा कैसे लाएं भाई, उसके लिए एक सूत्र है v बराबर न्यू लैम्डा, या आपने v बराबर f लैम्डा पढ़ा होगा। क्या इसमें से f पता है या न्यू पता है? ये रहा 50 मेगाहर्ट्ज दे रखा है, लैम्डा ज्ञात करना है, और v तो हमें पता है 3 × 10⁸। विद्युत चुंबकीय तरंग की निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। गणित आप चेक कीजिएगा। अगला सवाल, विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है? जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है या निरावेशित किया जाता है तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए संधारित्र आवेशित हो रहा हो तो यहां जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक धारा ली जाती है जिसको बोलते हैं विस्थापन धारा। इसके बाद संशोधित एम्पीयर नियम का समीकरण लिखिए। ये मैं यहां लिख देता हूं, संशोधित एम्पीयर नियम का समीकरण। आपको याद होगा कि एम्पीयर ने तो ऐसा बोला था, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू μ0 I चालन प्लस I विस्थापन। ये विस्थापन वाला हिस्सा मैक्सवेल ने दिया था। एम्पीयर ने तो इतना ही हिस्सा दिया था, μ0 × I चालन, और ये विस्थापन वाला हिस्सा मैक्सवेल ने दिया था। तो ये है संशोधित नियम। आगे बढ़े। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? ध्रुवित प्रकाश वो होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के जो दोलन है वो किसी एक दिशा में फिक्स हो जाते हैं, नियत हो जाते हैं, तो वो कहलाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। एक समतल में ही विद्युत क्षेत्र सदिश के दोलन हो तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। पोलरॉइड द्वारा साधारण प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश व पूर्ण ध्रुवित प्रकाश की पहचान कैसे होती है? बड़ा शानदार सवाल बना है ये। देखिए, पोलरॉइड में से अगर आप अध्रुवित प्रकाश गुजारें तो हर बार उसकी तीव्रता आएगी I0/2। I0 है अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता और I0/2 हो जाएगी ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। मैं ये बात यहां समझा देता हूं। मान लीजिए पोलरॉइड P है, इधर से आपने भेजा
अध्रुवित प्रकाश जिसकी तीव्रता है आई नॉट, तो इधर तीव्रता हमेशा ही मिलेगी आई नॉट बाई टू। आप इसको पोलराइजर को, ध्रुवक को घुमाते जाएं, तीव्रता हर बार आई नॉट बाई टू ही मिलेगी अध्रुवित प्रकाश के केस में। अच्छा, अगर यही पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश होता, अगर यही पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश हो, आप इधर से आई नॉट तीव्रता भेजें और इस ध्रुवक P को घुमाते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब तीव्रता बिल्कुल शून्य हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद घुमाते घुमाते ऐसी स्थिति आएगी जब तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। फिर वापस एक ऐसी स्थिति आएगी जब तीव्रता शून्य होगी, और फिर वापस स्थिति आएगी जब तीव्रता अधिकतम। यानी कि ध्रुवक को एक पूरा चक्कर घुमाने में 2 बार तीव्रता शून्य हो जाएगी और 2 बार तीव्रता हो जाएगी अधिकतम, अगर यह पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश रहा हो तो। और आंशिक ध्रुवित प्रकाश होगा तो ध्रुवक जैसे जैसे घुमाएंगे तीव्रता में परिवर्तन मिलता जाएगा। आंशिक ध्रुवित प्रकाश के लिए ध्रुवक को घुमाने पर तीव्रता शून्य कभी भी नहीं आएगी, तीव्रता बदलती जाएगी पर शून्य कभी भी नहीं आएगी। पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश के लिए ध्रुवक को घुमाने पर एक पूरे चक्कर में 2 बार तीव्रता शून्य आएगी और 2 बार ही तीव्रता अधिकतम आएगी। ओके, चलिए अगला है, सीजियम के पृष्ठ पर 3300 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित करवाया है, निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सीजियम का कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये यही कर लेते हैं सीजियम वाला सवाल भी। आपको आइंस्टाइन की समीकरण याद है, एच न्यू इज इक्वल टू के मैक्स प्लस फाई नॉट। इस एच न्यू को आप लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा। के मैक्स पता करना हमारा उद्देश्य है और वर्क फंक्शन दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एच सी की जगह आप रख सकते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। लैम्डा सवाल ने दे रखा है 3300 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू के मैक्स प्लस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल करवा दिया। अब के मैक्स का मान लाना हो तो ये भी आप कैंसिल करवा दो, तो के मैक्स की गणना आराम से आप कर पाएंगे। ये आएगा आपका 124/33 माइनस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ी गणित आप कर लीजिए, और अगर आप इसे जूल में परिवर्तित करना चाहते हैं तो ये पूरा डेटा एज इट एज वापस आ जाएगा। 124/33 माइनस 1.9 जूल में परिवर्तित करने के लिए 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। इस ई का मान रख दीजिए तो उत्तर जूल में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि किस भौतिक राशि के मात्रक दिए गए। तो आप तो जानते हैं कि फैराड किसका मात्रक है, फैराड मात्रक है धारिता का, और यह मीटर मात्रक है लंबाई का। 6 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पर विभव दे रखा है हमें 2 वोल्ट। तो बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त कीजिए। चलिए इसे हल कर लेते हैं। मैं सर्किट डायग्राम आपके लिए यहां बना रहा हूं। अपने पास एक संधारित्र है 4 माइक्रोफैराड का, दूसरा संधारित्र है 6 माइक्रोफैराड का। 6 माइक्रोफैराड वाले के सिरों पर विभवांतर है 2 वोल्ट। इसके सिरों पर विभवांतर पता नहीं, मैंने V1 मान लिया। ये जुड़े हुए हैं किसी बैटरी से, बैटरी का वोल्टेज मान लीजिए V है। ठीक है, अब आप एक बात जानते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है। श्रेणी क्रम में संधारित्र में आवेश समान रहता है। तो ये Q तो यहां माइनस Q, यहां Q तो यहां माइनस Q, ऐसा ही लिखेंगे अपन। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं चीजों की। अगर इसके लिए Q लिखने जाएं तो आप लिखेंगे 4 माइक्रोफैराड C इंटू V1, यही होता है। उसके लिए आवेश Q लिखने जाएं तो आप लिखेंगे 6 माइक्रोफैराड इंटू वोल्टेज उसका 2 वोल्ट है। इसमें माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड कैंसिल करा दिया आपने। V1 लाना आपका उद्देश्य है तो इस 4 को उधर भेज दीजिए। 6 इंटू 2 12/4। क्या V1 3 वोल्ट आ गया? अगर V1 3 वोल्ट आ गया तो आपको पता चल गया कि यहां 3 वोल्ट का विभव पतन है, तो बैटरी का जो वोल्टेज रहा होगा वो रहा होगा 3 + 2 यानी कि 5 वोल्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए।
तो तरंगाग्र की परिभाषा ये है, ये ऐसे बिंदुओं का पथ है जिनकी सबकी कला हो समान। उसके बाद हाइगेन के तरंगिका सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या एनसीईआरटी में दे रखी है, थ्योरी सवाल है, वहां से आप देख सकते हैं। दूरदर्शी वाला सवाल, इसमें आपको अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां दी है और इन्होंने आवर्धन पूछा है और लेंसों के बीच की दूरी, इसके लिए जगह चाहिए होगी। तो चलिए इसको अगले पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। ये अभिदृश्यक लेंस है, ये नेत्रिका है, इसकी फोकस दूरी Fe है। एक वस्तु यहां रखी है 200 सेंटीमीटर दूर, ये बात सवाल में दी गई है, वस्तु यहां से 200 सेंटीमीटर दूर है। तो सबसे पहले तो आप इसके लिए लेंस सूत्र लगाइए, 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। तो ये रख लिया आपने 40 सेंटीमीटर, ये रखना है हमें 4 सेंटीमीटर। VO नहीं पता है, इसका प्रतिबिंब किधर जाके बनेगा वो दूरी VO हमें अभी पता नहीं है, तो VO तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। UO की जगह आप रखेंगे -200, क्योंकि प्रकाश इधर जा रहा है और इस बिंदु से आपको दूरी प्रकाश की विपरीत दिशा में मापनी है। तो यहां रख दिया -200 इज इक्वल टू 1/FO। FO को आप रख दीजिए 40। इसकी गणना कीजिएगा तो VO आना चाहिए आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, VO अगर 50 सेंटीमीटर आ गया तो यूं समझिए कि ये किरणें आगे की तरफ गई और यहां प्रेक्षक है। अब प्रेक्षक को जो फाइनल प्रतिबिंब दिख रहा है वो दिख रहा होगा अनंत पर। ये कैलकुलेशन मैं थोड़ी सी साइड कर देता हूं, अब इसका काम हो गया है। प्रेक्षक को जो फाइनल प्रतिबिंब दिख रहा है वो दिख रहा है अनंत पर। तो अगर यहां इस आईपीस के लिए, इस नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो वस्तु इसके फोकस पर होनी चाहिए। फिर यह बात समझ में आई? जो अभिदृश्यक ने प्रतिबिंब बनाया वो नेत्रिका के लिए काम करेगा वस्तु का। नेत्रिका के लिए वस्तु अगर उसके फोकस पे रखवा दी तो नेत्रिका से जो इमेज आप प्राप्त करेंगे वो प्राप्त करेंगे अनंत पर। और इसकी फोकस दूरी तो मुझे पता ही है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली दूरी है 4 सेंटीमीटर और बच्चों ये वाली दूरी है 50 सेंटीमीटर। अभी अभी कंप्यूट की आपने 4 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों लेंस के बीच की दूरी आ गई है 54 सेंटीमीटर। यह दूरी भाई 54 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी टोटल। अगर आप ये उत्तर करके आए तो सही है। अब आवर्धन लाना तो आसान है। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन का सूत्र है FO/FE। तो 40/4 यानी कि 10 का आवर्धन है, 10 गुना आवर्धित दिखाई देगी वो वस्तु हमें। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। कोई डाउट हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की अभिधारणाएं, बोहर की तीनों अभिधारणाएं आपको पता ही है। हाइड्रोजन की परमाणु की कक्षीय त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। वो वाला सूत्र है R बराबर 0.529 n² एंगस्ट्रॉम। याद आ रहा है? हाइड्रोजन के लिए Z बराबर क्या रख देंगे 1, तो ये पद ऐसे गायब करके लिख सकते हैं। नाभिकीय विखंडन से क्या तात्पर्य है? भारी नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए हल्के नाभिकों में टूटते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन, और इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। अब ये कह रहे हैं कि एक रिएक्टर से 4 मेगावाट शक्ति प्राप्त हो रही है, तो रिएक्टर में प्रति सेकंड कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं? देख लेते हैं कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं। हम जानते हैं कि शक्ति जो आपको चाहिए वो है 4 × 10⁻6 वॉट। ठीक है, एक यूरेनियम के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है इतनी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मान लीजिए कि n यूरेनियम का विखंडन हुआ तो ऊर्जा मिली n × 200 मेगा का मतलब 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10⁻19 जूल। यह है n यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। प्रति सेकंड इतने यूरेनियम विखंडित हो रहे हों तो शक्ति इतनी आ जानी चाहिए। यानी कि आपको लिखना क्या है? n × 200 × 10⁻6
इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19/1, क्योंकि जूल अपॉन समय सेकंड में ले लिया, ऊर्जा अपॉन समय, ऊर्जा बटा समय, तो यही तो शक्ति बनेगी। ये 1 सेकंड वाला एक है, इज इक्वल टू आना चाहिए 4 इंटू 10 की घात 6। गणित कीजिए तो आपको मान मिल जाएगा n का। कैलकुलेट करके फटाफट मुझे n का मान कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं तब तक चलता हूं अगले सवाल पर। ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं? ये सीधा एनसीईआरटी से सवाल। चालन बैंड होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, संयोजी बैंड होता है, याद आ रहा है आपको? या नीचे होता है संयोजी बैंड, ऊपर होता है चालन बैंड, इनके मध्य होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। चालकों में ये चालन बैंड और संयोजी बैंड अतिव्यापित होते हैं, है ना, शून्य इनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल हो जाता है। कुचालकों में यह वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहा करता है, अर्धचालकों में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहता है। यह वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg। इन पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अगर ताप बढ़ाया जाए तो चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है। ठीक है, कुचालकों का अगर ताप बढ़ाया जाए, बहुत ज्यादा ताप बढ़ाओगे तो वो भी हो सकता है चालन करना शुरू कर दे, यानी कि उनका प्रतिरोध घटता है। अगला और आखिरी पेज, पीएन संधि डायोड पर अवक्षय परत का बनना समझाइए। एनसीईआरटी में इसकी डिटेल थ्योरी दे रखी है, वहां से देख सकते हैं। विभव प्राचीर एवं एवलांश भंजन समझाइए। जो अवक्षय परत बनती है उसमें एक बैटरी बन जाती है, एक वोल्टता बनती है जो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण को फिर रोकती है, तो वो कहलाता है विभव प्राचीर। वैसे एनसीईआरटी बुक में अब एवलांश भंजन डिटेल में दे नहीं रखा है ना, एनसीईआरटी की थ्योरी में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। तो ये हो गया भाई आपका पेपर। इसमें कोई भी डाउट रहा हो तो प्लीज मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, अपन उसे डिस्कस कर लेंगे।